हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर से। आज हम फीटल मेम्ब्रेन्स या भ्रूणी झिल्ली के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उनके फंक्शंस की स्टडी करेंगे। फीटल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन हम यह इस प्रकार दे सकते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करने के लिए कुछ मेम्ब्रेन्स डेवलप होती हैं। इन मेम्ब्रेन्स को फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं और इन मेम्ब्रेन्स का विकास एम्ब्रियो के आउटर सरफेस में स्थित कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूओं से होता है और ये मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियो के आउटर सरफेस पर स्थित होते हैं, इसलिए इन मेम्ब्रेन्स को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय फीटल मेम्ब्रेन्स के प्रेजेंट या एब्सेंट होने के आधार पर वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एन एमनियोट्स अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर के बॉडी से बाहर होता है, तो इन ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय फीटल मेम्ब्रेन्स का विकास नहीं होता है, तो इन ऑर्गेनिज्म को हम एन एमनियोट्स कहते हैं। एन एमनियोट्स के अंतर्गत फिशेस और एम्फीबियंस को रखा गया है। वर्टिब्रेट का जो दूसरा ग्रुप है उस दूसरे ग्रुप को एमनियोट्स कहा जाता है। एमनियोट्स ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर के बॉडी के अंदर यूटेरस में होता है, अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंट्रा यूटेराइन होता है, तो इन ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय फीटल मेम्ब्रेन्स का विकास होता है, तो इन ऑर्गेनिज्म को एमनियोट्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एमनियोटा के अंतर्गत रेप्टाइल, एविस और मैमल्स को सम्मिलित किया गया है। फीटल मेम्ब्रेन्स को यदि हम डिफाइन करना चाहें या परिभाषित करना चाहते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स के वे सेट जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को कवर किए होते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो इन मेम्ब्रेन्स को हम फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। फीटल मेम्ब्रेन्स के यदि अपन प्रकार या टाइप्स देखते हैं तो वर्टिब्रेट्स में फीटल मेम्ब्रेन्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला योक सेक, दूसरा एम्नियन, तीसरा कोरियन और चौथा फीटल मेम्ब्रेन एलेंटाइक। अब इन फीटल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के पहले हम एम्ब्रियो का एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। इस बेसिक आइडिया में हम यह देखते हैं कि एम्ब्रियो बाहर की तरफ से कुछ 3 प्रकार के विशेष टिश्यूओं से कवर्ड रहता है। इन टिश्यूओं में एम्ब्रियो के बाहर की ओर जो टिश्यू होती है उस टिश्यू को हम एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म को हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। एक्टोडर्म के नीचे टिश्यूओं का दूसरा समूह होता है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। मीजोडर्म को हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं और तीसरे प्रकार की टिश्यू जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म को हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। और इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन में हेल्प करने के लिए एम्ब्रियो के नीचे योक प्रेजेंट होता है और बाहरी सरफेस पर ये एम्ब्रियो और टिश्यू और योक एक कॉमन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। फीटल मेम्ब्रेन के विकास में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो 3 प्रकार की टिश्यू हैं, यही टिश्यू हेल्प करती हैं, अर्थात ये तीनों टिश्यूओं के पार्टिसिपेशन से
फीटल मेम्ब्रेन्स का विकास होता है। बेसिक आइडिया के बाद सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ योक सेक फीटल मेम्ब्रेन। डेवलपिंग एम्ब्रियो को और अधिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। चूँकि एग में न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थ योक होता है, इसलिए सबसे पहले जो फीटल मेम्ब्रेन डेवलप होती है उस फीटल मेम्ब्रेन को हम योक सेक फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अन्य सभी मेम्ब्रेन्स में से योक सेक फीटल मेम्ब्रेन सबसे पहले डेवलप होती है। योक सेक फीटल मेम्ब्रेन मुख्यतः मीजोडर्म और एंडोडर्म से विकसित होता है, अर्थात वे मेम्ब्रेन जो कि मीजोडर्म और एंडोडर्म से विकसित होता है उस मेम्ब्रेन को हम योक सेक फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब योक सेक फीटल मेम्ब्रेन के विकास की प्रक्रिया हम देखते हैं या डेवलपमेंट की प्रक्रिया देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 16 घंटे के पश्चात एम्ब्रियो में मीजोडर्म और एंडोडर्म दोनों एक साथ मिलकर दो छोटे छोटे उभार या आउटग्रोथ बनाता है। इस आउटग्रोथ को योक स्टॉक कहते हैं। कुछ समय के बाद ये योक स्टॉक योक को चारों ओर से घेरना प्रारंभ करता है और चारों ओर से घेर कर एक वेसिकल के समान या सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को योक वेसिकल कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन जो डेवलप हो रही है वो योक दोनों ओर की योक स्टॉक की मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास आ जाती है और एम्ब्रियो के पिछले सतह पर एक छोटा सा एपर्चर का निर्माण करती है। उस एपर्चर को योक डक्ट कहते हैं। कुछ समय के बाद इस योक सेप्टा के अंदर स्थित जो एंडोडर्म है वो एंडोडर्म योक के अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाता है और फोल्डेड होकर कुछ प्लेट लाइक आउटग्रोथ बनाता है। उस आउटग्रोथ को योक सेप्टा कहते हैं। योक सेप्टा बनने के बाद मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ वेसल्स डेवलप हो जाती हैं। इन वेसल्स को हम विटेलाइन आर्टरी और विटेलाइन वेन कहते हैं। जैसे ही विटेलाइन आर्टरी और विटेलाइन वेन का डेवलपमेंट होगा योक सेक फीटल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। इस स्ट्रक्चर में योक के बाहर की ओर स्थित जो मेम्ब्रेनस कवरिंग जो डेवलप हुआ है उस डेवलप्ड कवरिंग को हम योक सेक फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस योक सेक फीटल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर मीजोडर्म का होता है और अंदर का लेयर एंडोडर्म का होता है। योक सेक फीटल मेम्ब्रेन का यदि हम फंक्शंस देखते हैं तो योक सेक फीटल मेम्ब्रेन मुख्यतः पोषण में हेल्प करता है। योक सेप्टा जो होती हैं ये योक सेप्टा एक एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ये सिक्रीटेड एंजाइम योक को डिज़ाल्व कर देता है। जैसे ही योक डिज़ाल्व होगा इस डिज़ाल्व योक को विटेलाइन आर्टरी या विटेलाइन वेन यहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट ये एम्ब्रियो को पहुँचा देती है। तो इस प्रकार योक सेक फीटल मेम्ब्रेन मुख्यतः डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ यह योक को चारों ओर से कवर कर लेता है और योक को चारों ओर से कवर करके उस योक को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। योक सेक फीटल मेम्ब्रेन के बाद दूसरी मेम्ब्रेन हमने बताया था, उस मेम्ब्रेन को हम एम्नियन फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं और तीसरी फीटल मेम्ब्रेन को हम कोरियन फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की प्रक्रिया में एम्नियन और कोरियन दोनों एक साथ डेवलप होती हैं, इसलिए इन दोनों मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हम
एक साथ देखेंगे। एमियन और कोरियन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बाहर स्थित एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होता है। अर्थात इन मेम्ब्रेन्स के डेवलपमेंट में केवल एक्टोडर्म और मीजोडर्म हेल्प करती हैं, या हम यह कह सकते हैं कि वे मेम्ब्रेन जो केवल एक्टोडर्म और मीजोडर्म से डेवलप होती हैं, तो उन मेम्ब्रेन्स को हम एमियन या कोरियन कहते हैं। एमियन और कोरियन की डेवलपमेंट की प्रक्रिया का यदि हम अध्ययन करते हैं, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दूसरे दिन एम्ब्रियो के हेड एंड से या एंटीरियर एंड से सबसे पहले एक्टोडर्म एक छोटा सा उभार बनाती है। इस उभार को एक्ट एमनियोटिक एरिया कहते हैं। कुछ समय के बाद इस एक्ट एमनियोटिक एरिया में मीजोडर्म भी आकर फ्यूज हो जाता है, और कुछ समय के बाद एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों एक साथ मिलकर एक छोटा सा उभार बनाते हैं। चूंकि ये उभार हेड एंड की ओर डेवलप होता है, इसलिए इस उभार को हेड फोल्ड कहते हैं। हेड फोल्ड हेड एंड से विकास करना प्रारंभ करता है और हेड से टेल की ओर ग्रोथ करता है। कुछ समय के बाद ये हेड फोल्ड एम्ब्रियो के 18वें बॉडी सेगमेंट पर जाकर रुक जाता है। 18वें बॉडी सेगमेंट के बाद हेड फोल्ड का विकास नहीं होता है। इसके बाद जैसे ही हेड फोल्ड का विकास रुक जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो के टेल एंड से एक्टोडर्म और मीजोडर्म एक साथ मिलकर एक दूसरा उभार बनाते हैं। चूंकि ये उभार टेल एंड की ओर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस फोल्ड को टेल फोल्ड कहते हैं। कुछ समय के बाद टेल फोल्ड एम्ब्रियो के पीछे से आगे की ओर ग्रोथ करता है, और आगे की ओर ग्रोथ करने के बाद ये आगे जाकर 18वें बॉडी सेगमेंट पर उपस्थित हेड फोल्ड से जाकर फ्यूज हो जाता है। और जैसे ही हेड फोल्ड और टेल फोल्ड आपस में फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने से एक कॉमन स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उस कॉमन स्ट्रक्चर को सीरो एमनियोटिक कनेक्शन कहते हैं। कुछ समय के बाद ये बना हुआ सीरो एमनियोटिक कनेक्शन एक्सटेंड हो जाता है, फैल जाता है, और फैल जाने के बाद ये एक्सटेंड हो जाएगा, और कुछ समय के बाद ये सीरो एमनियोटिक कनेक्शन डिज़ॉल्व हो जाता है। इस सीरो एमनियोटिक कनेक्शन के डिज़ॉल्व हो जाने से एम्ब्रियो के आउटर सरफेस पर मेम्ब्रेन्स के दो सेट डेवलप हो जाते हैं। एक सेट जो कि एम्ब्रियो के से जस्ट सामने होता है या एम्ब्रियो से अटैच रहता है, इस मेम्ब्रेन को हम एमियन कहते हैं। एमियन का आउटर लेयर मीजोडर्म का होता है, जबकि इनर लेयर एक्टोडर्म का होता है। और इस एमियन के बाहर एक दूसरी मेम्ब्रेन विकसित हो जाती है। इस दूसरी मेम्ब्रेन को कोरियन कहते हैं। कोरियन का आउटर लेयर एक्टोडर्म का होता है और अंदर का लेयर मीजोडर्म का होता है। इसके अलावा इन दो मेम्ब्रेन्स के विकास के फलस्वरूप दो प्रकार की कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं। एक कैविटी जो कि एम्ब्रियो और एमियन के बीच स्थित होती है, इस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, उस फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। दूसरी कैविटी जो एमियन और कोरियन के बीच में होती है, उस कैविटी को कोरियो एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में भी एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, उस फ्लूइड को कोरियो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। कुछ वर्टिब्रेट में एमियन द्वारा बनाए गए खोखली संरचना जो एम्ब्रियो के वेंट्रल सरफेस से कनेक्टेड रहती है, जुड़ी होती है, उस संरचना को सोमैटिक अम्बिलिकस कहते हैं। इसके बाद
सबसे पहले हम एम्नियन के फंक्शंस देखते हैं। तो एम्नियन के फंक्शन में सबसे पहले यह एम्नियन एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है। वास्तव में क्या होता है कि एम्नियन और एम्ब्रियो के बीच में जो एमनियोटिक कैविटी है, उस एमनियोटिक कैविटी में एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड की उपस्थिति के कारण यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक्वेटिक मीडिया प्रोवाइड करता है और यह एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है। दूसरा, यह एम्नियन एम्ब्रियो को चारों ओर से कवर किए रहता है, इसलिए यह एम्ब्रियो को बाहरी आघातों से या बाहरी जो इंजुरीज़ हैं उस इंजुरी से बचाता है। अर्थात यह डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। तीसरा, यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को अन्य दूसरी मेम्ब्रेन से या अन्य दूसरे संरचनाओं से चिपकने से बचाता है। चौथा, जब डेवलपिंग एम्ब्रियो में योक खत्म हो जाता है तो उस समय यह मेम्ब्रेन, यह जो एम्नियन है, यह एम्नियन एल्बुमिन के अवशोषण में या एल्बुमिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा यह एम्ब्रियो के आसपास 30 से 40 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी मुख्य काम करता है। बाहरी एम्ब्रियो के बाहर का जो इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है, चाहे कम हो कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो, यह एम्नियन एम्ब्रियो के आसपास के टेम्परेचर को 30 से 40 डिग्री तक मेंटेन करके रखने का काम करता है। इस प्रकार यह एक एसी के समान, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एक एसी के समान भी ये काम करता है। इसके बाद एम्नियन के बाद हम कोरियन फीटल मेम्ब्रेन का यदि हम फंक्शन देखें तो यह कोरियन जो होगा, यह कोरियन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के समान काम करता है। अर्थात डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये कोरियन एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन से जुड़ने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यह कोरियन के जुड़ने के लिए भी क्या होगा, ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार कोरियन के मुख्यतः 3 काम होते हैं। अंत में सबसे अंतिम जो फीटल मेम्ब्रेन है, जिसे हम एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट की प्रक्रिया का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम यह बोल सकते हैं कि वह मेम्ब्रेन जो कि मीजोडर्म और एंडोडर्म से विकसित होता है, या वह मेम्ब्रेन जिसके विकास में केवल मीजोडर्म और एंडोडर्म हेल्प करती हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि वे मेम्ब्रेन जो मीजोडर्म और एंडोडर्म से विकसित होती हैं, उन मेम्ब्रेन को हम एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन के विकास को देखने के लिए एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट को ध्यान से हमें देखना होगा। इस पोस्टीरियर पार्ट को हमने रेड सर्कल में बनाया हुआ है। इस पोस्टीरियर पार्ट में स्थित सबसे पहले मीजोडर्म और एंडोडर्म दोनों एक साथ मिलकर एक छोटा सा उभार बनाते हैं। इस उभार को एलेंटाइक स्टॉक कहते हैं। कुछ समय के बाद ये एलेंटाइक स्टॉक साइज में ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके एक वेसिकल के समान या थैले के समान स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। उस थैले के समान स्ट्रक्चर को एलेंटाइक वेसिकल कहते हैं। बाद में ये एलेंटाइक वेसिकल और अधिक ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके कोरियन से जाकर फ्यूज़ हो जाता है, और कोरियन से फ्यूज़ हो जाने के बाद कोरियन का एक्टोडर्म और एलेंटाइक का एंडोडर्म, ये दोनों एक साथ मिलकर छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ बनाती हैं। इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ को विलाई कहते हैं। वर्टिब्रेट में, हायर वर्टिब्रेट में यही विलाई आगे चल के
प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इस प्रकार एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन का यदि हम फंक्शन देखना चाहें तो एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन मुख्यतः रेस्पिरेटरी ऑर्गन के समान काम करता है। यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ यूथेरियंस के पोषण में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एम्ब्रियो में बने हुए नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को अर्थात एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, जिसे हम एम्ब्रियोनिक यूरिन कहते हैं, उस एम्ब्रियोनिक यूरिन के स्टोरेज करने में, उसको स्टोर करने में और एम्ब्रियो में बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को एम्ब्रियो से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा यह एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन एग के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। इस प्रकार यह बोन के फॉर्मेशन में या ऑस्टियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा यह एम्ब्रियो में जो एग में जो एल्ब्यूमिन होता है, उस एल्ब्यूमिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इस प्रकार एम्ब्रियो में चारों फीटल मेम्ब्रेन्स का विकास कंप्लीट हो जाता है। अब यदि इन चारों फीटल मेम्ब्रेन के विकास को यदि हम एक समरी के रूप में देखें, एक कंक्लूजन हम निकालते हैं, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले योक से एक फीटल मेम्ब्रेन विकसित होती है। योक से एक फीटल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर मीजोडर्म का होता है और अंदर का स्तर या अंदर का लेयर एंडोडर्म का होता है। दूसरी फीटल मेम्ब्रेन हमने एम्नियन कहा था। एम्नियन का आउटर लेयर मीजोडर्म का होता है और अंदर का लेयर एक्टोडर्म का होता है। तीसरी फीटल मेम्ब्रेन जिसे हमने कोरियन कहा था, कोरियन का आउटर लेयर एक्टोडर्म का होता है और अंदर का लेयर मीजोडर्म का होता है। और अंत में चौथी मेम्ब्रेन हमने कहा था जिसे एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन। एलेंटाइक फीटल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर मीजोडर्म का होता है और अंदर का लेयर एंडोडर्म का होता है। तो इस प्रकार चार मेम्ब्रेन्स विकसित होती हैं और हर मेम्ब्रेन का आउटर और इनर लेयर निश्चित होता है। इसके अलावा लेफ्ट तरफ हम देखेंगे तो लेफ्ट तरफ देखने पर हमने दो चीज़ें लेबल किया है। एक तो एम्ब्रियो के बाहर और एम्नियन के बीच की जो खाली स्पेस होती है, उस स्पेस को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, उस फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसी प्रकार कोरियन और एम्नियन के बीच में एक खाली कैविटी होती है, उस कैविटी को कोरियो एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में भी एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, उस फ्लूइड को हम कोरियो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस प्रकार फीटल मेम्ब्रेन्स का विकास और उनके फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। आशा है आप लोगों को फीटल मेम्ब्रेन्स का विकास या डेवलपमेंट और उनके फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।